हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 भूगोल जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में जियोग्राफी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी 2025 का एक वायरल मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताए गए एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये जो आपका जियोग्राफी भूगोल का मॉडल पेपर है, आज के इस वीडियो में हम पूरा आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाले हैं, यानी पूरा आपको हल सहित आज का ये पेपर मिलेगा। ठीक है, पेपर कोड भी आप देख सकते हैं 467 डेवी 236 ये भी कोड है। ये जियोग्राफी का पेपर है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ही सेकंड लगेगा इस वीडियो की मेहनत के लिए। उसके बाद में देखिए 3 घंटा 15 मिनट पेपर दिया जाता है, यानी पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट, 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए। नेट में यही भी दिया हुआ है। और देखिए निर्देश में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि निर्देश के हिसाब से ही आपको जो पेपर को हल करना रहता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। फिर प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका देखिए यहाँ पर बहुविकल्पीय 1 से 8 तक रहेगा। फिर 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय, जिनका शब्दों में यानी 20 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। 17 से 22 तक लघु उत्तरीय, जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में देना है। और 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय, जिनका प्रत्येक लगभग क्या है 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। फिर 25 से 26 तक मानचित्र संबंधित कार्य आते हैं, क्योंकि जियोग्राफी का है। 30 नंबर ये आपका प्रैक्टिकली निकाल देता है, तो बचता है आपका 70 नंबर। 70 नंबर आपको लिख दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हम हल कर लेते हैं। ठीक है, 8 ही बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों को ये पेपर भी चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आइए, मैसेज कर दीजिए, हम आपको पेपर भी दे देंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी निम्न में से किस राज्य में जो जनसंख्या है सर्वाधिक है। इन्हीं चारों विकल्प के थ्रू आपको बताना है। महाराष्ट्र हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु हो जाएगा। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इन चारों के मुकाबले देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर स्टूडेंट उत्तर प्रदेश होता, क्या होता प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपका दे दिया होता उत्तर प्रदेश, तो भैया आपको टिक कहाँ पर लगाना था, उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि भारत की सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो कि बहुविकल्पीय है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। इसका जो मुख्यालय है बेसिकली ये कहाँ पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। द हेग में है, वियना में है, जिनेवा में है या वॉशिंगटन डीसी में है। तो इनमें से भैया जिनेवा हो जाएगा राइट आंसर, यानी सी वाला, जो कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हो जाएगा पूरा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1995 में। इसका फुल फॉर्म किस तरह से होता है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिनेवा जिसको कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसका फुल फॉर्म भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, और आप लोग देख सकते हैं एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, यानी भैया द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। तो इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मछली पकड़ना, जो कि क्या है भैया द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, तो तीसरे का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी बगाती ब्रैकेट में है रोपण फसल है। ठीक है, रोपण फसल है भैया कौन सी है, चना हो जाएगा, धान हो जाएगा, गेहूं या रबर। तो बुक के हिसाब से देखा जाए रबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि रबर बताया जा रहा है। ठीक है, और इसको उस तरह से देखा जाए यानी हमारी मानसिकता से तो धान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 का डी ऑप्शन इसमें करेक्ट बताया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें देखिए बुक में इसका राइट आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बुक में इसका आंसर जो दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थी वो दिया हुआ है EC सैंपल, लेकिन पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक देखा जाए जो कि गूगल के हिसाब से इसका राइट आंसर दिया हुआ है ग्रीथ टेलर। ठीक है, तो 5 का भी राइट आंसर शायद हो जाएगा। कॉमेंट में जरूर बताइएगा यदि इसका आंसर पता है आपको सटीक। 6 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन खनिज नगर है, अम्बाला, डिगबोई। तो इनमें से भी राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई हो जाएगा, जो कि खनिज नगर है।
ठीक है, तो 6 नंबर का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि शुष्क कृषि में निम्न में कौन सी फसल बोई जाती है, यानी शुष्क कृषि की यहाँ पर प्यारी विद्यार्थी बात हो रही है। तो इनमें से कौन सी फसल बोई जाती है, गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा या गेहूँ। तो देखा जाए जो कि स्टूडेंट देखा जाए गूगल के हिसाब से तो इसमें गन्ना राइट आंसर है, लेकिन बुक के हिसाब से दिया है ज्वार बाजरा, जो कि 7 का सी दिया हुआ है। तो आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर कमेंट में बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में जल किस प्रकार का संसाधन है। जल भैया किस प्रकार का संसाधन है आपको बताना है। तो 8 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा, ये चक्रीय संसाधन होता है। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं 8 जो बहुविकल्पीय प्रश्न था हमने आपको बता दिया है, और ये आपका जो बुक है, ठीक है, बुक और जो क्वेश्चंस वो बैंक होता है उसी से लिया गया है, बाहर कहीं से नहीं ले गया है। ठीक है, तो ये हमारा 8 बहुविकल्पीय हो गया। अब देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न आ गया है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कितने 8 ये भी पूछे जाते हैं। प्रत्येक जो प्रश्न होता है ये 2 नंबर का होता है। ठीक है, 2 नंबर का एक प्रश्न जब आप उत्तर दे देंगे एक प्रश्न का, तब जाकर आपको 2 नंबर एग्जामिनर देगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पर चाहे बहुविकल्पीय हो या अति लघुत्तरीय सभी की तैयारी में पूर्ण रूप से करा रहा हूँ। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के 2 उपाय बताइए। जो जनसंख्या वृद्धि है इसके नियंत्रण पर आपको 2 उपाय बताना है। तो उत्तर में देखिए सबसे पहला क्या है, लड़के लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाना, ये सबसे पहला उपाय है। ठीक है, दूसरा है परिवार संबंधी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। अब कैसे प्रचार प्रसार करेंगे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। देखिए ये जनसंख्या वृद्धि के 2 उपाय बताए गए थे, 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा जब आप इसका आंसर दे देंगे। तो भैया जो लड़कियों की आयु है, जैसे 18 वर्ष लड़की की और 21 वर्ष जो कि लड़कों की है, तो इसको बढ़ाकर 21 लड़कियों की और 24 कम से कम लड़कों की कर देनी चाहिए, जो कि न्यूनतम आयु की बात हो रही है, विवाह की बात हो रही है। ठीक है, परिवार संबंधी भैया की ज़्यादा फैमिली है, ज़्यादा क्या है बच्चों की उत्पत्ति ना की जाए ज़्यादा। इससे क्या होगा कि भैया रोजगार में क्या है कमी आएगी, एक प्रकार से रोजगार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, और जो भैया यानी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इससे। ठीक है, परिवार संबंधी का कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना ये होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें बताए गए प्यारे विद्यार्थी जितने भी क्वेश्चन है यदि आप लोग नोट कर लेते हैं, इसको तैयार कर लेते हैं, तो आपका 70 में 65 प्लस आपका कहीं नहीं गया है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, तो पेपर को पूरा सॉल्व कर लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए। हमें क्या करना है, इसको परिभाषित करना है। उत्तर देखिए, गुच्छित बस्तियों का संघन, गुच्छित जो बस्तियां हैं इनका संघन या सामूहिक बस्ती भी कहा जाता है। ठीक है, बस्तियों को संघन या सामूहिक बस्ती भी कहा जाता है। ये एकल बस्तियां होती हैं, अर्थात इनमें मकान अथवा घर पास पास सटे हुए एवं संस्थित पर बसे या विस्तारित होते हैं। इन बस्तियों में घरों के 2 कतारों को संकरी तथा टेढ़ी मेढ़ी गलियां अलग करती हैं। अब देखिए भैया गुच्छित बस्तियां, जैसा कि नाम से ही होता है भैया कि गुच्छे में, यानी एक प्रकार से एक ही यहाँ पर जैसे एक प्रकार से इकट्ठा कि गुच्छित बस्तियों संघन सामूहिक बस्ती भी कहा जाता है। इस बस्तियों में मकान अथवा घर क्या है सटे सटे होते हैं, जैसा कि शहर में होते हैं। देखा जाए तो शहर में भी क्या होते हैं, सटे सटे मकान होते हैं, वही गुच्छित बस्तियां कहलाती हैं, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। तो भैया भारत जो है किस प्रकार की कपास का उत्पादन करता है, चलिए दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए उत्तर, देखिए उत्तर है भारत छोटे रेशे वाली, भारत जो छोटे रेशे वाली यानी भारतीय व लंबे रेशे वाली अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है, यानी जो अमेरिकी कपास है भैया इसको जो उत्तर पश्चिमी में भाग में इसमें क्या कहा जाता है, नरमा कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में किस प्रकार की, एक प्रकार से ये होती है, ये देख सकते हैं किस प्रकार का कपास का उत्पादन किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर बता दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, जल संभर विकास कार्यक्रम के 2 लाभ बताइए। ठीक है, हमें जल संभर जो विकास कार्यक्रम है इसके 2 लाभ बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देख लीजिए। सबसे पहला है पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति। ठीक है, पीने और जो सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, तथा दूसरा है कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। ये जल संभर विकास कार्यक्रम के 2 लाभ हैं जो कि बताए गए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
छोटा छोटा ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ज़्यादा बड़े में नहीं देना होता है। काफ़ी विद्यार्थी जो होते हैं वो घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का आंसर जितने में पूछा गया उतने में दे दीजिएगा, 2 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता, ठीक है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, अंकीय विभाजक क्या है। जो अंकीय विभाजन है ये क्या है, या विभाजक या विभाजन पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर देखिए ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। भूगोल का मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, पूरे का मैं आंसर बता रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो इतना मेहनत के लिए प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक लोगों के पास ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। हम ऐसे इंपॉर्टेंट जो हमारे आर्ट्स 12th के विद्यार्थी हैं, मैं पूर्ण रूप से अपने चैनल पर तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को देखिए, उसको फॉलो कीजिए। उत्तर है देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास का विश्व स्तरीय वितरण ही आसमान है। वितरण ही बहुत ही क्या है, आसमान है। विभिन्न देशों में आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विभिन्नताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। विकसित देश काफ़ी आगे निकल गए हैं, जबकि विकासशील देश अभी भी काफ़ी पीछे हैं। विकसित तथा विकासशील देशों में सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी के अंतर को अंकीय विभाजक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया, अंकीय विभाजक कहते हैं। यहाँ पर विभाजन लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर विभाजक होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर का गड़बड़ी हो जाता है, तो स्टूडेंट प्लीज आप इग्नोर कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए 14 नंबर कि द्वितीयक व्यवसाय से क्या तात्पर्य है। जो द्वितीयक व्यवसाय है इससे तात्पर्य क्या है, तो जो आपका चैप्टर 4 या 5 चैप्टर होगा उससे लिया गया क्वेश्चन है। देखिए, द्वितीयक व्यवसाय से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करना, उनका रूप बदलना तथा जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने संबंधी क्रियाएं संपन्न होती हैं। ये द्वितीयक व्यवसाय से तात्पर्य है। जैसा कि आंसर आप लोग देख सकते हैं, इसका मैंने आंसर दे दिया है कि द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं, इससे तात्पर्य क्या है, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का भी वीडियो बना दिया है जो इंपॉर्टेंट है और जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 15 नंबर, वाणिज्य पशुधन पालन के 4 प्रमुख क्षेत्रों का नाम बताइए। हमें क्या बताना है, 4 प्रमुख क्षेत्रों का नाम बताना है। तो उत्तर में देखिए, सबसे पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया तथा चौथा न्यूजीलैंड। ये वाणिज्य पशुधन पालन की 4 प्रमुख क्षेत्रों का नाम है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इंपॉर्टेंट है, तो छोड़िएगा एक भी क्वेश्चन को नहीं। हम आगे एक कॉपी वाला वीडियो लेकर आएंगे आप सभी के लिए कि बोर्ड एग्जाम में जियोग्राफी की कॉपी कैसे लिखते हैं, जिससे हम 70 में कम से कम 65 प्लस तो ला ही सकें। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं, इनके बारे में बताइए। हमें क्या है, 3 घटक के बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक इस प्रकार हैं। क्या है, 3 जो घटक हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर तथा तीसरा है प्रवास। इन तीनों घटकों से किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता रहता है। जनसंख्या का आकार क्या है स्टूडेंट, वो परिवर्तित होता रहता है। तो अभी तक मैंने 8 जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था उसका मैंने आंसर आप लोगों को दे दिया है। अब हमारा यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि 70 नंबर का पूर्णांक है, तो उसी हिसाब से सारे क्वेश्चंस के नंबर को क्या है एक प्रकार से इसमें मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रकृति के मानवीकरण की संकल्पना क्या है, इसके बारे में बताइए। जो प्रकृति का मानवीकरण है इसकी संकल्पना के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर देखिए, समय के साथ साथ मनुष्य अपने पर्यावरण और देखिए समय के साथ साथ मनुष्य अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगता है। वो अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होता रहता है। भैया स्वतंत्रता की ओर क्या है, वो अग्रसर होता रहता है। संभववाद की संकल्पना का प्रयोग, जो भैया संभववाद संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रेवे ने कौन किया था भैया, ये है इनका
सर्वप्रथम फ्रेवरे, यहाँ पर देखिए फ्रेवरे ने किया था, जो कि एक फ्रांसीसी इतिहासकार थे। उन्होंने कहा कि केवल वास्तविक एवं एकमात्र भौगोलिक समस्या संभावनाओं की उपयोगिता है। उन्होंने कहा कि यहाँ आवश्यकताएं नहीं है, ठीक है, आवश्यकताएं क्या है, नहीं, अपितु सर्वत्र संभावनाएं हैं। प्रकृति संभावनाएं उपलब्ध कराती है तथा मानव अपने संस्कृति, परंपराओं एवं सामाजिक विकास के स्तर से उनका उपयोग करता है। इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसका शब्द सीमा होता है 50 शब्दों में, यानी एक क्वेश्चन का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है भूगोल में। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जो भैया मानव विकास के उपागम है, हमें क्या बताना है, इसका उल्लेख करना है। तो कई प्रकार के, यानी 4 या 3 प्रकार के इसके उपागम हैं, तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए कि मानव विकास से संबंधित 4 महत्वपूर्ण उपागम हैं। अब वो कौन कौन से 4 महत्वपूर्ण उपागम हैं देख लीजिए। सबसे पहला है आय उपागम, ठीक है, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है न्यूनतम आवश्यकता उपागम तथा चौथा है क्षमता उपागम। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है, यानी हमें इसका आंसर भी देना होगा कि भैया आय उपागम क्या होता है, कल्याण उपागम क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आय उपागम के बारे में बताते हैं कि ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। जो आपका चैप्टर 3 है मानव विकास, नाम तो सुना होगा ना चैप्टर का, भैया आप लोगों ने पढ़ा होगा। मानव विकास चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। ठीक है, देखिए ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। ठीक है, सबसे जो पुराने उपागम है उसमें से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसमें क्या है देखिए, आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। दूसरा यहाँ पर देखिए कल्याण उपागम। कल्याण उपागम क्या होता है देखिए, ये उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। भैया सभी गतिविधियों को लक्ष्य के रूप में क्या है, देखता है। ये उपागम शिक्षा, यहाँ पर देखिए कॉमा लगा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्ययों का तर्क देता है। ठीक है, ये दूसरा कल्याण उपागम हो गया। तीसरा देखिए न्यूनतम आवश्यकता उपागम। ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2025 में इसका आंसर देना है, जिस तरह से मैंने क्या है हेडिंग के अनुसार दिया है स्टूडेंट। ठीक है, हेडिंग पॉइंट के हिसाब से देख सकते हैं किस तरह से दिया है, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए न्यूनतम आवश्यकता उपागम क्या होता है। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। क्या है, प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, उसके बाद में क्या है स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। आवास की क्या की गई थी स्टूडेंट, पहचान की गई थी। ये न्यूनतम आवश्यकता उपागम में इसका आंसर है। इसमें एक और आ जाएगा आपका क्षमता उपागम, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए चौथा है क्षमता उपागम। ये क्या होता है देखिए, इस उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से है। किससे है, प्रो अमर्त्य सेन से है, जो कि अमेरिकन एक प्रकार से क्या है भूगोलवेत्ता है। संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। बढ़ते यहाँ पर देखिए निर्माण बढ़ते मानव विकास की क्या है, कुंजी है। ये क्षमता उपागम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 19 नंबर, विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मैं पूरा आंसर भी आप लोगों को बता रहा हूं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी आप लोग सक्सेस हो पाएंगे। आप लोग सोचें कि ऐसे नंबर आ जाए, तो ऐसे नहीं आएगा। जिन्होंने भी मेहनत किया है उन्होंने अच्छे मार्क्स उठाए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप भी मेहनत कीजिए। और हमारा यदि वीडियो आप लोगों ने टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगा। तो विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र का उल्लेख देख लेते हैं। उत्तर देखिए, विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र निम्नवत हैं। जैसे सबसे पहला देखिए, पश्चिमी यूरोप के देश नीदरलैंड्स, डेनमार्क, ब्रिटेन, आयरलैंड, उत्तरी फ्रांस।
ठीक है, उत्तरी फ्रांस, दक्षिणी स्वीडन और स्विट्जरलैंड। ये सबसे पहला हो गया जो कि क्षेत्र है। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका की डेयरी पेटी। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसकी डेयरी पेटी जो पूर्व में न्यू इंग्लैंड राज्य से लेकर यहाँ पर देखिए न्यूयॉर्क क्षेत्र और बड़ी झीलों जैसे ग्रेट लेक्स के प्रदेश तक फैली है। ये पेटी आगे मिशिगन और यहाँ पर देखिए विस्कोन्सिन, इलिनोइस तथा मिनेसोटा तक स्थित है। ठीक है, ये हो गया क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र इसका देखिए कनाडा में सेंट लॉरेंस का प्रदेश जो संयुक्त राज्य अमेरिका की डेयरी पेटी से स्थित है। ये हो गया। चौथा है दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दक्षिणी, यहाँ पर देखिए दक्षिणी जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप। ये हो गया। पांचवा है सोवियत संघ में यूक्रेन प्रदेश में काकासेक, यहाँ पर देखिए काकाशस क्षेत्र में मास्को की बाहरी क्षेत्र। ये विश्व के वाणिज्य डेयरी कृषि की बात की जा रही थी जो कि मैंने यहाँ पर आप लोग बता दिए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जियोग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए है और 2025 के न्यू पैटर्न पर आधारित पेपर है। ऐसे ही आप लोगों को 2025 बोर्ड एग्जाम में जियोग्राफी का पेपर देखने को मिल जाएगा और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मन लगाकर अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि भैया टाइम कम है और उसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप मनचाहा नंबर अपना ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए तथा भारत के उन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जहाँ गुच्छित बस्तियाँ अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, हमें उल्लेख करना है भैया। 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिस प्रकार से काम उस प्रकार से दाम। समझ गए होंगे आप लोग कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, इसका बात कर रहा हूँ क्योंकि 70 नंबर के पूर्णांक के हिसाब से 4 नंबर का दिया जाता है। अब यही क्वेश्चन आपका समाज शास्त्र में होता, सोशियोलॉजी में तो 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो उत्तर देखिए गुच्छित बस्तियाँ, उत्तर है गुच्छित बस्तियां। इन बस्तियों को संघन बस्ती या संकेंद्रित बस्ती या सामूहिक बस्ती भी कहा जाता है। ये एकल बस्तियां होती हैं अर्थात इनमें मकान अथवा घर पास पास सटे हुए एक समुचित पर बसे या विस्तारित होते हैं। इनमें घरों की 2 कतारों को, इसमें देखिए जो घरों के 2 कतारों को संकरित तंग, यहाँ पर देखिए संकरित तंग तथा टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ अलग करती हैं। कभी कभी लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से सहत गांवों में एक साथ सामूहिक रूप से रहते हैं। मध्य भारत में बुंदेलखंड प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड इस तरह के गांवों में पाया जाना चाहिए। भैया बुंदेलखंड कहाँ पर है ये लोग भी आप लोग कमेंट में बताइए। नागालैंड में इस तरह के गांवों को पाया जाना सामान्य बात है, यानी भैया यहाँ पर ये जो गाँव है ये पाया जाता है। ठीक है, सामान्य बात है। राजस्थान में कृषि योग्य भूमि और जल की कमी ने उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु इन बस्तियों का अनिवार्य बना दिया है। ठीक है, उपयोग हो तो इन बस्तियों को क्या है, अनिवार्य बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गुच्छित बस्तियाँ का भी परिभाषा मैंने दे दिया है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को आंसर बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। आई होप कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, कर लीजिएगा स्टूडेंट। हम ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए लेते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 ही सेकंड लगेगा। अभी काफ़ी स्टूडेंट ने वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। 21 नंबर है भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दीजिए। भारत में जो अभ्रक के वितरण है इसका हमें क्या है, विवरण देना है। 4 नंबर का ये भी प्रश्न है। उत्तर देखिए, भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं। इसके पश्चात क्या आते हैं भैया, तमिलनाडु भी आते हैं, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश भी आते हैं। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाले अभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी व 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला, जो कि कौन सा जिला है, नेल्लोर जिलों में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में
यहाँ पर देखिए लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर और यहाँ पर देखिए तिरुचिरापल्ली, मदुरई तथा कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल की पुरुलिया एवं बांकुरा जिले में अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। तो भैया कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किन जिलों में पाए जाते हैं, यानी भारत के किस राज्य में पाया जाता है और किन डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुंबई बंदरगाह की भौगोलिक अवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है भैया, जो मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह का नाम क्या है, आप लोग बस यही कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ। ईमानदारी से आप लोग बताइएगा। ठीक है, मुंबई बंदरगाह की भौगोलिक अवस्थिति का क्या करना है, हमें वर्णन करना है। भैया 4 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे। आपको देखिए उत्तर है मुंबई पतन। मुंबई पतन के बारे में बात हो रही तो देखिए मुंबई एक प्राकृतिक पतन और देश का सबसे बड़ा पतन है, यानी भारत का सबसे बड़ा पतन है। ये पतन 20 किमी लंबा तथा 6 से 10 किमी चौड़ा है, जिसमें 54 गोदियाँ और यानी देखिए 54 गोदियाँ और देश का विशालतम टर्मिनल है। ये पतन मध्य पूर्व भूमध्य सागरीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट स्थित है, जहाँ से देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित किया जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के भाग मुंबई पतन की पृष्ठभूमि की रचना करते हैं। भैया भाग क्या है, मुंबई पतन की पृष्ठभूमि की रचना करते हैं। तो मुंबई बंदरगाह की भौगोलिक अवस्थिति का ये वर्णन किया गया, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पूरा डिटेल में इसका बता दिया गया है। तो टोटल जो हमारे प्यारे विद्यार्थी 6 क्वेश्चन थे, मैंने 6 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, पूरा का मैंने आंसर बता दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब आ गया है आपके समक्ष विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि क्या है, सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए होते हैं। करना क्या है, इसमें से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना रहेगा। 4 क्वेश्चन दिया है, करना आपको 2 ही है। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण क्या है, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय को समझाइए। ठीक है, 6 नंबर का एक प्रश्न इसमें होता है, 150 शब्दों में इसका आपको आंसर देना रहेगा। अथवा लगा है बाबू, मान लीजिए कि वो वाला आप नहीं करना चाहते तो आप ये वाला कर लीजिए कि विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्गों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपको सही लग रहा है, ये कर लीजिए, नहीं तो ये वाला कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को कर लीजिएगा। 6 नंबर आपका कंफर्म है, कोई नहीं काटेगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। हमें मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र है इनका उल्लेख करना है। ठीक है, तो अथवा लगा है, चाहे आप ये वाला कर लीजिएगा, चाहे आप वो वाला कर लीजिए, जैसे जननांगीय संक्रमण की अवस्थाओं की विवेचना कर लीजिए। ठीक है, करना आपको 2 ही क्वेश्चन है, जिसके लिए 12 नंबर आपको दिए जाएंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है, इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए, बाय शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, चैनल इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा जियोग्राफी का या बुक होगा, उसमें ढूंढेंगे, इसका आंसर बड़ी ही आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं जो कि भारत के दिए गए, यहाँ पर देखिए भारत के दिए गए मानचित्र, यहाँ पर देखिए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्यों दिया है भैया, देखिए आपको 5 नंबर दिया जाता है इसके लिए। अब 5 नंबर कैसे दिया जाएगा, आधा नंबर दिया जाएगा आपको इसका आंसर लिखने के लिए कॉपी में, और आधा नंबर दिया जाएगा जब आपको क्या करना है, चिन्हों के द्वारा दर्शाएंगे। आपको मानचित्र दिया जाएगा, जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो एक विश्व का, एक भारत का मानचित्र दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा तो घर पर ही आप प्रैक्टिकल आप क्या है बनाना सीख लीजिए, भारत का और विश्व का मानचित्र। विश्व का मानचित्र आपको कठिन लगेगा बनाना, लेकिन आप भारत का मानचित्र बना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हाई स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा, इंटर में भी आप लोग देख लेंगे, पेपर दिया जाता है बोर्ड के द्वारा ही कि भैया मानचित्र में आप लोग दर्शाइए। तो यहाँ पर देखिए भारत की बात हो रही, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत का, तो भैया सिक्किम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा भैया, सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का राज्य। सबसे अधिक बात की जाए तो भैया हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल 93.91% भैया इसकी साक्षरता है। तीसरा है भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र है वडोदरा, गुजरात।
ठीक है, वडोदरा गुजरात हो गया। चौथा है राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र बताइए, तो वो आपका खेतड़ी हो जाएगा। ठीक है, खेतड़ी हो गया। यमुना नदी के किनारे बसा एक प्रमुख महानगर क्या है, आगरा हो जाएगा। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन का आंसर है और इसको मैंने दर्शाना ऑलरेडी वीडियो में बना दिया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में भूगोल में खासकर भारत का मानचित्र कैसे भरा जाता है, कैसे हमें दर्शाना रहता है, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना होता है, मैंने वीडियो बना दिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उसके नाम भी लिखिए। यहाँ पर भी हमें वही करना है भैया, सेम प्रोसेस है, हमें इसको दर्शाना है, उसके नाम भी लिखना है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखिए। सबसे पहला इसका आंसर है, इसका आंसर नहीं प्रश्न देखिए। ठीक है, और हमें दर्शाना विश्व का भी मानचित्र दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। जैसा यहाँ पर दिया हुआ पहला क्वेश्चन कि विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ब्राजील हो जाएगा। दूसरे नंबर पर शायद भारत हो जाएगा, लेकिन ब्राजील सबसे नंबर 1 पर है। दूसरा क्वेश्चन है आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी नगर कैनबरा हो जाएगा। ठीक है, कैनबरा। ठीक है, विश्व में दूसरा सबसे अधिक मानव सूचकांक वाला देश कौन सा हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर भैया लंदन गए होंगे ना। ठीक है, लंदन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पूरी चीज़ों के बारे में बता दिया। मानचित्र कैसे बनना मैंने वीडियो बना दिया है, 2 वीडियो बना दिया है, एक विश्व पर भी एक भारत पर भी, तो वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट की मैंने पूरा पेपर को एक प्रकार से सोल्यूशन के साथ में मैंने पूरे का आंसर दे दिया है, मैंने पूरे क्वेश्चन का आंसर बताया है, और ऐसे ही आप लोगों को 2025 बोर्ड एग्जाम में पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, न्यू पैटर्न पर आधारित ये पेपर था। यहाँ पर आपको नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, क्योंकि ये पेपर आप अपने घर पर लेकर चले आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे हैं जो हमारे आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, मैं पूर्ण रूप से उनकी तैयारी करा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।